नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एक इस क्लासेस में। प्राचीन भारत की इतिहास की श्रृंखला में अर्थात राजपूत काल की श्रृंखला आज अगले राजपूत वंश की बात की जाएगी, जिसका नाम है गहरवाल वंश। क्या गहरवाल वंश, जिसे आमतौर पर राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, राजपूत वंश की बात की जाए तो जो मेन 4 वंश थे वो थे गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार डायनेस्टी, सोलंकी वंश जो कि गुजरात के चालुक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और अंगले चौहान जिसे चाहमान वंश के भी नाम से जाना जाता है। इन चारों वंशों की हमने अच्छे से अध्ययन किया। तदुपरांत अब हम जो और भी राजपूत वंश थे उन पर भी चर्चा करेंगे, और जो मुख्य बिंदु होगा इन वंशों से वो हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से होगा। पढ़ने को तो इन वंशों से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं हम, किंतु हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किताबों में और भी ज्यादा हम जानकारियां ले सकते हैं। यदि जानने की प्रबल जिज्ञासा हो आपके मन में, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां इन वंशों के बारे में भी उल्लेखित की गई हैं पुस्तकों में। लेकिन फिर से मैं उल्लेखित करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि पढ़ना वही है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं गहरवाल वंश अर्थात राठौर वंश। सबसे पहले इस वंश की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है अर्थात फाउंडर कौन है, तो उनका नाम आता है चंद्रदेव। चंद्रदेव जी ने गहरवाल वंश की स्थापना की और राजधानी काशी बनाई। किसे बनाई? काशी को बनाई। ठीक है, याद रखिए कन्नौज पर भी इन्होंने थोड़ा बहुत शासन किया था, उसकी चर्चा की जाएगी। तो पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है कि फाउंडर ऑफ गहरवाल डायनेस्टी वो थे चंद्रदेव जी, और कैपिटल राजधानी काशी को बनाई। मित्रों, गहरवाल वंश के शासकों को एक संज्ञा दी जाती है, एक उपनाम दिया जाता है, वो नाम है काशी नरेश। जब भी आपसे काशी नरेश की बात की जाए तो आपके मन मस्तिष्क में केवल गहरवाल वंश की छाप आनी चाहिए। ठीक है, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए, जो ग्रेटेस्ट और मोस्ट इनर्जेटिक रूलर थे, वो थे गोविंदराज। अलग अलग पुस्तकों में इनका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है, जैसे कि गोविंदराज, कुछ पुस्तकों में गोविंद चंद्र। ठीक है, आप इनकी पहचान गोविंद से ही करें। मित्रों, ये सबसे महानतम और शक्तिशाली शासक होते हैं गहरवाल वंश की। इनका जो शासन काल होता है वो 1114 से 1154 ईस्वी तक। ठीक है, 1114 से 1154 ईस्वी तक अर्थात एडी तक शासन इनका चलता है। गोविंदराज की बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इनके विरुद्ध की बात की जाए, विरुद्ध अर्थात उपाधि अर्थात टाइटल, तो ये बहुत ही रोचक लग रही है। याद रखिए इनकी उपाधि विविध विद्या विचार वाचस्पति। कोडिंग याद कर सकते हैं, कोडिंग के लिए V4, क्या V4 अर्थात विविध विद्या विचार वाचस्पति, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए कि इन्होंने प्रतिहारों से कान्यकुब्ज अर्थात कान्यकुब्ज कौन था? आधुनिक कन्नौज जिसे कहा जाता है, उसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज मिलता है। तो कान्यकुब्ज पर उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पढ़ाऊंगा इसके बाद, राजपूत काल के बाद, तो वहां सब कुछ पता हो जाएगा कि कन्नौज पर कैसे कैसे किन किन वंशों ने अपना शासन चलाया था, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे चलाया था। तो उस समय प्रतिहारों का शासन था, किंतु जब गोविंदराज आ जाते हैं तो प्रतिहारों से कन्नौज को मुक्त कराया, कन्नौज को छीना, स्नैच किया, एवं संक्षिप्त अवधि के लिए, संक्षिप्त अवधि मतलब बहुत थोड़े समय के लिए ही गहरवाल वंश का शासन स्थापित कर पाने में गोविंदराज ने सफलता अर्जित की। ठीक है, कहा जाता है कि उस समय जो पाल वंश था वो मगध पर अधिकार में था, जो मगध क्षेत्र था वो पाल वंश के अधिकार में था, किंतु गोविंदराज ने पालों से मगध को भी छीन लिया,
साथ ही मालवा पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया, अर्थात राइट ओवर दी मालवा। ये याद रखने योग्य बात थी। दूसरी चीज, इनके मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर। क्या नाम था? लक्ष्मीधर। जो इनका मिनिस्टर था उसका नाम है लक्ष्मीधर, और ये कवि भी थे, पोएट थे। इनकी एक रचना है कृत्यकल्पतरु। क्या नाम है इनकी रचना का? कृत्यकल्पतरु। कृत्यकल्पतरु पुस्तक का संबंध किस वंश से है? वो गढ़वाल वंश से है। किस शासक से संबंधित है? वो गोविंदराज या कहीं गोविंद चंद्र से है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना गोविंदराज के मिनिस्टर, मंत्री किसने की? लक्ष्मीधर ने। ठीक है। गोविंदराज की पत्नी का नाम था, जो इनकी वाइफ थी, उनका नाम था कुमार देवी। याद रखिए, मैं देवी की बात नहीं कर रहा हूं। देवी कौन थी? किसकी पत्नी थी? सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की। ठीक है। तो कुमार देवी जो थी वो गोविंदराज की पत्नी थी। खास बात यह है कि इन्होंने एक निर्माण कार्य करवाया, एक कंस्ट्रक्शन करवाया सारनाथ में। कहाँ करवाया? सारनाथ में। और वो कंस्ट्रक्शन और वो जो निर्माण कार्य है वो क्या था? वो था धर्मचक्र जिन विहार बनवाना। क्या बनवाया इन्होंने? धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में। किसने बनवाया? कुमार देवी ने। ये किनकी पत्नी थी? ये गोविंदराज की पत्नी थी। गोविंदराज कौन थे? ये गढ़वाल वंश के शासक थे। अगले शासक आते हैं जयचंद। जयचंद सबसे प्रबल और शक्तिशाली शासक माने जाते हैं राठौर वंश के, या कहीं गढ़वाल वंश के। ठीक है। इनका टाइम पीरियड देखिए, इनका रेंज देखिए, 1170 से 1193 एडी तक था। एक प्रश्न है, एडी का फुल फॉर्म क्या है और एडी किस भाषा का शब्द है? जयचंद जो थे, ये जब ये पूर्व की ओर विस्तार कर रहे थे, पूर्वी विस्तार कर रहे थे ड्यूरिंग ईस्टर्न एक्सपांशन, तो उस समय क्या होता है कि पूर्व में किसका शासन चल रहा होता है? सेन वंश का। किसका चल रहा होता है? सेन वंश का, सेन डायनेस्टी का। तो उस समय सेन डायनेस्टी का जब शासक होता है उसका नाम है लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन को इन्होंने, जयचंद ने पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। और साथ ही दो और उपलब्धियां अर्जित की कि इन्होंने देवगिरी के यादव, देवगिरी में यादव वंश का शासन था, साथ ही सोलंकियों को भी पराजित किया। अब ये सोलंकी कौन है आप बताएंगे? तो देवगिरी के यादव सोलंकियों को भी पराजित कर देते हैं जयचंद। मित्रों, जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता जो थी ये जयचंद की पुत्री थी। तो जब संयोगिता का स्वयंवर चल रहा होता है, स्वयंवर एक विवाह की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो जब जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर चल रहा होता है, तो ठीक स्वयंवर चल रहा होता है, उसी के बीच में जो पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान डायनेस्टी के शासक पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा जाता है? उनका मूल नाम क्या था? पृथ्वीराज सेकंड या कि पृथ्वीराज तृतीय? बताइएगा, पृथ्वीराज सेकंड कि पृथ्वीराज थर्ड? इन दोनों में से क्या नाम था इनका, आप बताएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इससे क्या पता चलता है कि चौहान वंश के साथ इनकी नहीं मेल खा रही थी। ठीक है। इनकी बनती नहीं थी इन दोनों वंशों में। कौन कौन से वंश? गहरवाल वंश और चौहान वंश में। ठीक है। इसी का फायदा आगे कुतुबुद्दीन ऐबक उठाता है। ठीक है मित्रों, पृथ्वीराज चौहान जब ये सब कर लिए, लेकिन जयचंद्र का जो सबसे फेमस युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, जो बैटल है उनका, वो है, याद रखिए, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा जाता है। ठीक है। 1194 एडी में लड़ा जाता है चंदावर का युद्ध। और ये किसके किसके बीच में होता है? वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्क अटैकर था मोहम्मद गौरी, और चंदावर के युद्ध में जयचंद्र से भिड़ जाता है। नाम में यह चंद्र और यहाँ पे चंदावर, तो याद हो जाएगा, बस डेट याद रखिएगा और किससे हुआ ये बात महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जयचंद इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। ठीक है। जयचंद के जो कवि थे, पोएट ऑफ स्टेट थे, वो श्रीहर्ष थे। कोर्टली पोएट की बात की जाए, वो श्रीहर्ष थे। और इनकी रचना थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नैषधीय चरित्र एवं खंडन खाद्य।
खंडन खाद्य नैषधि चरित्र श्रीहर्ष की रचना है, जो कि गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि गहरवाल वंश जो था ना मित्रों, ये 1125 ईस्वी जब आता है, 1125 एडी में जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा होता है, उस समय इसने इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और कहा जाता है या कहीं माना जाता है कि गहरवाल वंश का वहीं से पतन हो गया, समापन हो गया। इसी प्रकार हमारा भी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा यदि आप पढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं तो बहुत सारे माध्यम हैं, किंतु निवेदन ये है कि इतना ही पढ़िए और एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है और बने भी है। इनमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो चंदावर का युद्ध है। की बात की जाए, अगले वंश की बात करते हैं जो कि है कलचुरी वंश। कलचुरी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, ये याद रखिए, ठीक है, कि इन्हें दूसरे नाम से भी परिभाषित किया जाता है, चेदी वंश, कलचुरी वंश या कि चेदी वंश, ठीक है, ठीक है, जो कि त्रिपुरी पर शासन कर रहे थे। अभी बताते हैं त्रिपुरी है कहां। पहले जानिए कि जो चेदी वंश है ना मित्रों, जो चेदी वंश है उसका दूसरा नाम कलचुरी वंश है, लेकिन भारत के अंदर, भारत में जो कलचुरी वंश है यह दो जगहों पर या दो नामों से विख्यात है। कैसे? पहला जो है वो मध्य भारत अर्थात मध्य प्रदेश में लगभग, दूसरा पश्चिम भारत अर्थात लगभग संपूर्ण रूप से राजस्थान में। इन दोनों पर जो शासन चल रहा, इन दोनों क्षेत्रों पर जो शासन चलाया कलचुरी वंश ने, उन्हें चेदी वंश के नाम से भी विख्यात किया जाता है। कभी कभी हैय वंश का भी बताया जाता है। हैय वंश के ये लोग थे, ये शासक थे, ऐसा माना जाता है। और उत्तरी कलचुरी, इन तीनों नामों से भी परिभाषित किया जाता है इन्हें, ठीक है। उत्तरी कलचुरी या कि है या कि चेदी वंश, इन तीनों नामों से इन्हें जाना जाता है। लेकिन जो दक्षिण भारत में लगभग कर्नाटक के क्षेत्र पर जो अधिकार था, कर्नाटक के क्षेत्र पर जो इन्होंने शासन किया था, जिन कलचुरियों ने, उन्हें दक्षिणी कलचुरी कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिणी कलचुरी, ठीक है मित्रों। कलचुरी वंश जो है ना, पहले जानिए कलचुरी वंश के जो शासक थे ये पहले माहिष्मती पर शासन करते थे। कहा करते थे? माहिष्मती पर। और इस वंश के शासक उस समय माहिष्मती में कौन थे? कहा जाता है कृष्णराज थे। किंतु माहिष्मती में कृष्णराज या कहें कि कलचुरियों ने चालुक्यों से पराजित हुए। कलचुरी शासक चालुक्यों से पराजित होते हैं और चालुक्यों से पराजित होने के उपरांत, हारने के बाद माहिष्मती छोड़कर त्रिपुरी आते हैं। कहाँ आते हैं? त्रिपुरी आते हैं, जो कि लगभग 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी में सामने आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा त्रिपुरी के बारे में जानिए मित्रों। त्रिपुरी को चेदी भी कहा जाता है। त्रिपुरी का प्राचीन नाम चेदी था। अब चेदी के बारे में आप जानते होंगे, चेदी प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद चेदी जनपद था। चेदी महाजनपद भी था, जिसमें लगभग वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र एवं बुंदेलखंड के आसपास का या कहें समीपवर्ती क्षेत्र एवं साथ में मेरठ का भी कुछ भाग ये चेदी महाजनपद में आता था। प्राचीन काल में इस महाजनपद की राजधानी अर्थात चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, ठीक है। तो ये बात हो गई चेदी की। तो चेदी में है कहाँ ये? दरअसल ये स्थान है कहाँ? ये जबलपुर के निकट। कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट डाहल मंडल, ये नाम याद रखनी बात। डाहल मंडल का जो क्षेत्र है ये कहाँ पे क्षेत्र है? जबलपुर के निकट। यहीं पर त्रिपुरी था, इसी को त्रिपुरी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम चेदी था। मित्रों सम्मिलित रूप से कह सकते हैं सारगर्भित शब्दों में कि महाकौशल क्षेत्र पर ही त्रिपुरी वंश का शासन था, या तो कलचुरी वंश का शासन था, या कहें जो त्रिपुरी था वो महाकौशल क्षेत्र का ही लगभग भाग था, ठीक है मित्रों। उस समय त्रिपुरी के उत्तर साइड में, नॉर्थ में चंदेल वंश का साम्राज्य था, चंदेल साम्राज्य था, लेकिन त्रिपुरी के आसपास की बात की जा रही है, ठीक है। तो चंदेल साम्राज्य के दक्षिण में अर्थात त्रिपुरी में कलचुरियों ने अपना शासन स्थापित किया।
ठीक है, अपने शासन का संचालन करना प्रारंभ किया और ये आए कहां से? माहिष्मती से। तो ये मैंने आधारशिला रख दी कलचुरियों के बारे में। ठीक है मित्रों, सबसे पहले बात करता हूं कोकल्य प्रथम की। कोकल्य प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं कलचुरी वंश के। मित्रों, कोकल्य प्रथम ने लगभग 845 9वीं शताब्दी 9th सेंचुरी में लगभग 845 एडी अर्थात ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं त्रिपुरी में। कहां पे? त्रिपुरी पे करते हैं और राजधानी भी अपनी त्रिपुरी को ही बनाते हैं। बस कोकल्य प्रथम के बारे में इतना ही जानना है। अंग्रेज शासक राजा युवराज की बात करता हूं। कलचुरी के जो चेदी वंश का शासक अगला शासक होता है वो है राजा युवराज। राजा युवराज के बारे में दो चीज जाननी है। पहला इनके दरबारी के बारे में, दूसरी इनकी उपाधि के बारे में। पहला तो जानिए, राजशेखर जो थे ये दरबारी थे राजा युवराज के। ठीक है, राजशेखर की दो रचनाएं हैं, दो रचनाओं के नाम याद रखने योग्य बात है काव्य मीमांसा एवं विद्वसाल भंजिका। काव्य मीमांसा एवं विद्वसाल भंजिका राजशेखर द्वारा कृति है एवं राजशेखर राजा युवराज के दरबारी थे। ठीक है, नाम नहीं है युवराज, राज लिंक बनाकर याद करिए, जल्दी याद होगा और लंबे अरसे तक आप इसे याद रख पाएंगे। मित्रों, राजशेखर की जो रचना विद्वसाल भंजिका है, विद्वसाल भंजिका में राजा युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। याद रखिए, उज्जैनी भुजंग किसे कहा गया? राजा युवराज को। किसने कहा? राजशेखर ने। राजशेखर ने किस पुस्तक में कहा? विद्वसाल भंजिका में। क्लियर है? बस अगले शासक राजा गांगेय देव की बात करते हैं। याद रखिए, इनकी जो उपाधि है विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं राजा गांगेय देव। पहला प्रश्न आपके लिए, भारत में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं अंतिम शासक का भी नाम बताएं जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो राजा गांगेय देव ने उपाधि विक्रमादित्य ली, इसलिए इन्हें राजा गांगेय देव विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है शासन का वो 1019 से 1040 ईस्वी तक होता है। ठीक है, 1019 से 1018 तक राजा गांगेय देव विक्रमादित्य का शासन चलता है जो कि कलचुरी के चेदी वंश के शासक थे। मित्रों, ये ऐसे शासक हैं राजा गांगेय देव, ये सबसे महानतम शासक माने जाते हैं। उसको पराजित किया था। अच्छा, मिहिर भोज किस वंश के शासक थे और राजा भोज किस वंश के शासक थे? दोनों में अंतर स्पष्ट करिएगा। राजा भोज द्वारा ये पराजित होते हैं, अर्थात राजा भोज ने गांगेय देव को पराजित किया था। गांगेय देव के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी राजपूत शासक हुए हैं, राजपूत शासक तो ये भी हैं राजा गांगेय देव। ठीक है, क्योंकि ये राजपूत वंश है। तो राजपूत राजाओं में जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के जारी किए वो राजा गांगेय देव थे। ठीक है, राजपूत राजाओं में सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के अर्थात स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले, गोल्ड कॉइन इशू करने वाले शासक राजा गांगेय देव थे। मित्रों, गांगेय देव की बात थोड़ा छूट गई कि गांगेय देव ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी, लक्ष्मी जी की आकृति। अगले शासक हैं राजा लक्ष्मीकर्ण। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे राजा कर्णदेव या केवल राजा कर्ण। ठीक है, ये अगले शासक होते हैं और ये अंतिम महान शासक माने जाते हैं और सर्वाधिक प्रसिद्ध भी हैं। ठीक है, इनका जो समय है वो 1042 से 1072 ईस्वी तक था। मित्रों, ये लार्ज पावरफुल रूलर होते हैं किसके? कलचुरी के चेदी डायनेस्टी के। ठीक है, इनके बैटल्स की बात करता हूं, युद्धों की, तो इन्होंने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, कलिंग पर भी विजय पाई थी एवं दक्षिण में चोल एवं पांड्य राज्य को भी पराजित किया था। चोल मैंने बताया था कि जो रिजरेक्शन होता है चोलों का, पुनः उत्कर्ष होता है, वो 9th एवं 10th सेंचुरी के मिडिल हाफ में होता है, मध्य में होता है। ठीक है, तो उस समय चोल भी थे तो उनको भी पराजित कर देते हैं। मित्रों, राजा लक्ष्मीकर्ण ने या कहें कर्णदेव ने कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वितीय
जिसका दूसरा नाम भीमद्युति भी है, तो इनके साथ मिलकर क्या किया, 1055 ईस्वी में मालवा पर, मालवा कहें या कहें धार, मालवा पर आक्रमण किया या कहें धार पर आक्रमण किया। अच्छा, उस समय वहां पर शासन किसका था, परमार वंश का। शासक कौन था, राजा भोज। तो राजा भोज की राजधानी कौन थी, धार। तो सीधा राजधानी पर कैपिटल पर अटैक करते हैं और राजा भोज पराजित हो जाते हैं। और राजा भोज जब पराजित हो जाते हैं, इसी चिंता में उनकी मृत्यु हुई थी, मैं बता चुका हूं, पूर्व में उल्लेखित भी कर चुका हूं। जब उन्होंने कलिंग विजय पाई थी, तब उन्होंने एक उपाधि ली राजागण ने, त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति किस कलचुरी शासक ने ली उपाधि, वो थे राजा लक्ष्मीकर्ण। इनका एक उपनाम भी है, इन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। हिंदू नेपोलियन किसे संज्ञा दी गई, वो थे राजा कर्णदेव या कर्ण, जो कि कलचुरी वंश या कहें चेदी वंश या कहें कलचुरी के चेदी वंश के शासक थे। अच्छा, पहला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया एवं वह किस वंश का था, ठीक है, बताइएगा। अगले शासक है विजय सिंह। अच्छा, राजा कर्णदेव के बाद मित्रों जो कलचुरी के कलचुरी वंश था उस वो तितर बितर हो गया, लगभग बिखर चुका था। लेकिन विजय सिंह आते हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने बचाए रखा, लेकिन 1181 ईस्वी में 1181 एडी में जो चंदेल राजा त्रैलोक्य वर्मन थे, त्रैलोक्य वर्मन, उन्होंने विजय सिंह को पराजित कर दिया। और अंततोगत्वा ये 1181 में घटना हुई, लेकिन लगभग ज्यादा दिन नहीं, 25 से 30 वर्षों बाद 1211 ईस्वी के लगभग त्रिपुरी जो क्षेत्र था, या दूसरे शब्दों में कलचुरी के चेदी वंश का जो राज्य क्षेत्र था, वो चंदेलों ने अपने अधिकार पर ले लिया। अर्थात चंदेलों में, चंदेल साम्राज्य में ये वंश समाहित हो गया, इनका राज्य क्षेत्र सम्मिलित हो गया। इस प्रकार इस वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। मित्रों, एक राजपूत वंश और है, सिसोदिया वंश। इसके बारे में मैंने थोड़ा ही लिखा है, याद रखिए, जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा वहां पर इनकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो मुख्य रूप से मध्यकालीन इतिहास में अच्छे ढंग से वर्णित है। अभी मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि ये राजपूत वंश है, और राजपूत वंश होने के नाते इनके बारे में जानकारी थोड़ी ही सही पर लेना अनिवार्य है। सिसोदिया वंश मित्रों मेवाड़ था, इनका जो क्षेत्र था, रीजन था, एरिया था, वो राजस्थान का मेवाड़ था, और इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। कौन थी, चित्तौड़ थी। और जो सिसोदिया वंश था, हालांकि ये राजपूत वंश है, लेकिन सिसोदिया वंश के शासक जो थे ये स्वयं को सूर्यवंशी कहलाना अत्यधिक पसंद करते थे। इनके इस वंश के मैंने 2 शासकों का नाम दिया है, फिर मैं उल्लेखित करता हूं। मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ूंगा बहुत सारे शासक इस वंश से सामने आएंगे, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष, वीर पुरुष की भी बात की जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा 2 शासकों के बारे में जानते हैं। राणा कुंभा के बारे में केवल अभी इतना जानिए कि इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी, विजय स्तंभ, विजय पिलर की स्थापना की थी। क्यों की थी, किससे विक्ट्री पाई, किससे विजय पाई, वो सब चर्चा बाद में। राणा सांगा की बात करता हूं। इनके केवल 2 युद्ध याद रखिए, एक खतौली का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। जो बैटल ऑफ खतौली है वो 1518 एडी अर्थात ईस्वी में लड़ा गया, और ये राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है। जबकि खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, वो 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा जाता है। सिसोदिया वंश के बारे में मैं फिर से कहता हूं, परेशान मत होइएगा, इनकी विस्तृत जानकारी मध्यकाल में दी जाएगी, क्योंकि यहां से ये 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, और महाराणा प्रताप तो स्वयं में अपने आप वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजपूत वंश का समापन हो गया मित्रों। अभी तक इस पार्ट में कोई दिक्कत हुई हो कृपया बताएं, और वीडियो को पूरा चलाने का प्रयत्न करें। पहले देख लें, सुन लें, समझ लें, इसके उपरांत ही नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स बनाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और